जी। तो नेक्स्ट हम चलते हैं जी 19th सेंचुरी की तरफ। इससे पहले हमने जो है वो 17th सेंचुरी को डिस्कस किया कि उसके अंदर क्या क्या काम हुए एटम के रिलेटेड। अब हम आ जाते हैं जी 19th सेंचुरी। तो जो 19वीं सदी है इसके अंदर जो है वो मेजर दो साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन जो है वो हमने पढ़ना है। दो साइंटिस्ट का रोल जो है वो हमने इस पॉइंट के अंदर डिस्कस करना है। सबसे पहला जो है साइंटिस्ट जो नाम आता है वो है जॉन डाल्टन। ये इंग्लिश जो है ना वो स्कूल टीचर थे बेसिकली। तो इन्होंने जो है वो दो पॉइंट दिए थे, दो जो है वो इन्होंने काम किए। सबसे पहला तो ये था कि इन्होंने एक एटॉमिक थ्योरी डेवलप की, एक एटम के बारे में एक नज़रिया पेश किया। और वो नज़रिया वही जो हमने पीछे ग्रीक का कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसी को लेके इन्होंने जो है वो आगे लेके चले। और दूसरा जो है वो इन्होंने जो है वो एटम के एग्जिस्टेंस के बारे में जो है वो एक बात कही थी, एक स्टेटमेंट दी थी। तो सबसे पहले तो जो है वो हम इसकी डिस्कस करते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को। जो जॉन डाल्टन ने थ्योरी दी थी उसको हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी भी कहते हैं, आप पहले पढ़ चुके हैं ये। तो इसका जो मेन पार्ट था, मेन पोस्टुलेट है, मेन जो उसका पॉइंट है वो ये है कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। यानी कि जो मैटर है वो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम से जो है वो मिलके बना हुआ है। जैसे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है तो इसके अंदर कार्बन के जो है वो एटम्स हैं, और हमारे पास जो है वो ऑक्सीजन के एटम्स हैं। इसी तरह हमारे पास जो वाटर है वो भी मैटर है, तो उसके अंदर हाइड्रोजन के जो है वो एटम्स हैं और ऑक्सीजन के एटम्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि डिफरेंट एटम्स से जो है वो मिलके बना हुआ है। तो अब चूंकि उसके अंदर एलिमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, अब एलिमेंट्स डिफरेंट होने की वजह से क्या होता है कि उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। ऑब्वियस बात है कि अगर जो है वो एलिमेंट डिफरेंट हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। तो मैटर इज कंपोज्ड ऑफ द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स के जो है वो एटम से मिलकर बना हुआ है, विच डिफर इन देयर प्रॉपर्टीज, जो कि अपनी प्रॉपर्टीज में क्या होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं। तो ये था उसकी एटॉमिक थ्योरी का मेन पार्ट। उसके बाद जो सेकंड थिंग है वो ये है कि यूनिवर्सल लॉज कुड बी एक्सप्लेन्ड बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ एटम्स। यानी कि एटम्स के वजूद के बारे में उसने ये बात की कि जो हमारे पास यूनिवर्सल लॉज हैं, जब भी हम साइंस के अंदर जो है वो दो लॉज की बात करते हैं, दो कानून है हमारे पास। तो केमिस्ट्री के अंदर हम जब भी बात करते हैं तो ये लॉज जो हैं ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हैं, ठीक है, ये ट्रू हैं। और वो लॉज कौन कौन से हैं, वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इनको झुठलाया नहीं जा सकता, ये यूनिवर्सल लॉज हैं। तो उसने ये कहा कि इन लॉज को हम जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ एटम। एटम के वजूद से जो है वो उसको हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ये चीज तस्लीम करें कि एटम का वजूद है, एटम जो है वो यहाँ पे कायनात के अंदर मौजूद है, तो इस लॉ को जो है वो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर हम ये बात तस्लीम ना करें कि एटम जो है, अगर हम ये कहें कि एटम एग्जिस्ट नहीं करता, एटम का एग्जिस्टेंस नहीं है, तो फिर हमें ये लॉ भी जो है वो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो ये दो काम जो है वो डाल्टन ने किए थे। तो पहला हमने कहा, पहला उसने क्या कहा था जी, उसने अपनी एटॉमिक थ्योरी पेश की थी जिसके मुताबिक उसने वही ग्रीक का जो कॉन्सेप्ट था कि मैटर जो है वो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम से मिलकर बना हुआ है जिनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। और सेकंड थिंग जो है वो यूनिवर्सल लॉज कुड बी एक्सप्लेन्ड बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ एटम्स, कि ये जो हमारे पास यूनिवर्सल लॉज हैं इनको जो है वो सिर्फ और सिर्फ तब एक्सप्लेन किया जा सकता है जब हम एटम की एग्जिस्टेंस को तस्लीम करें, जब हम ये माने कि एटम एग्जिस्ट करता है। अब इन लॉज को मैं थोड़ा सा आपको जो है वो रिवाइज करवा देता हूँ कि इसका मतलब क्या है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, आप इनकी डेफिनेशन जो है वो पहले पढ़ चुके हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब होता है कि मास नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, कि मास जो है ना तो आप उसको क्रिएट कर सकते हैं ना आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। और सेकंड जो है वो क्या होता है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, कि जब भी कोई भी कंपाउंड बनाना है, एटम्स ने मिलके कोई भी कंपाउंड बनाना है, तो वो एटम्स
उनकी जो है वो मास की एक फिक्स रेशियो से वो मिलेंगे। अगर वो रेशियो से जो है वो कंबाइन होते हैं तो वो जो कंपाउंड है रिक्वायर्ड वो बनेगा, अगर उस रेशियो से हट के मिलाएंगे तो वो कंपाउंड नहीं बनेगा। ठीक है, हो गया। तो इसकी जो है ना वो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, आपको और ज्यादा जो है वो इसको क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करें तो हमारे पास कार्बन है प्लस ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन ये मिलके जो है वो क्या बनाते हैं जी, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, अब फर्ज करें हमारे पास ये कार्बन जो है इसका मास 12 है, ऑक्सीजन का मास जो है वो क्या है जी 16 इंटू 2 32 है। ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये जो मास है, हमने ये दो हमारे पास रिएक्टेंट हैं, ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। 12 जो है वो इसका मास है और 32 जो है वो इसका मास है। इन दोनों ने रिएक्ट किया तो हमारे पास ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी इसका मास जो है वो इन दोनों का क्या होगा, सम होगा। मतलब कि इसका मास क्या होगा 44 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर यहां पे ये एक केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हुआ, तो उसके अंदर ना तो मास जो है वो क्रिएट हुआ है, ना ही मास जो है वो डिस्ट्रॉय हुआ है। मतलब जितना इन दोनों का था, जो नया कंपाउंड बना है उसका जो है वो इन दोनों के बराबर है, ना तो उससे बड़ा है और ना ही उनसे कम हुआ है। ठीक है, तो ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि कोई भी जब चेंज, कोई भी एक रिएक्शन टेक प्लेस होता है तो उससे उसके टेक प्लेस होने से पहले और बाद में मास जो होता है वो कांस्टेंट रहता है, उसमें फर्क नहीं आता। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उसके बाद है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इसको भी जो है वो हम एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो वाटर है, अब ये हमें पता है वाटर जो है वो कैसे बना है, इसमें ये तब बनेगा जब हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1 एटम मिलेगा तो वाटर का एक मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, तो अब क्या है कि इसमें जो रेशियो बाय मास है, मास की जो रेशियो है वो हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 16। तो जब भी वाटर को हमने बनाना है, हमारे पास हाइड्रोजन भी हो ऑक्सीजन भी हो, तो उसको अगर हम इस रेशियो से मिलाएंगे तो हमारे पास जो है ये कंपाउंड बनेगा। ये रेशियो, इसको और सिंपल हम जो है 1:8 ये भी कर सकते हैं, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, तो अगर इस रेशियो में जो है ये कंबाइन होंगे ये दोनों एटम्स, तो जो है वो हमारे पास ये वाला कंपाउंड बनेगा। इसको कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, कि एक डेफिनेट प्रोपोर्शन है, एक मखसूस जो है वो रेशियो है उनके मैसेज की जो कि कंबाइन होते हैं और हमारे पास जो है वो कंपाउंड बनाते हैं। तो ये था जी जॉन डाल्टन का रोल था। तो उसके बाद सेकंड नंबर पे जो है वो हम डिस्कस करते हैं जैकब बेrzelius। ये नाम भी आपने पहले सुना हुआ है, जे बेrzelius इसको कहते हैं। ये एक स्वीडिश केमिस्ट थे। इन्होंने भी जो है वो 2 मेजर जो है वो कंट्रीब्यूशन इनके हैं। सबसे पहला कि इन्होंने एटॉमिक मैसेज को डिटरमिन किया। ठीक है, जितने भी उस वक्त के जो एटम्स जो डिस्कवर हो चुके थे तो इन्होंने जो है वो उनके मैसेज को डिटरमिन किया। और आज भी जो हमारे पास जो एटॉमिक मैसेज की जो वैल्यूज हैं वो इनकी जो डिटरमिन की वैल्यू है उसके काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं। और सेकंड थिंग क्या है कि इन्होंने एक मेथड डेवलप किया जिसके जरिए हम जो है वो एलिमेंट्स को सिंबल जो है वो असाइन करते हैं। आपने सारे एलिमेंट्स के जो है वो सिंबल देखे हुए हैं, सोडियम का Na है, ठीक है, पोटाशियम का K है। तो इसी तरह जो है वो डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट सिंबल्स होते हैं। तो ये सिंबल्स जो हम असाइन करते हैं एलिमेंट्स को, वो असाइन करने का जो मेथड है वो इन्होंने डेवलप किया था। ठीक हो गया। तो ये जो है वो 2 मेजर जो रोल है वो जैकब बेrzelius के हैं। तो ये जो सारा काम हुआ है, ये सारी डेवलपमेंट हुई है, ये हुई है 19th सेंचुरी में। और यहाँ तक ये वही कॉन्सेप्ट चल रहा है, ये डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी और ये यहाँ तक ये वही कॉन्सेप्ट चल रहा है ग्रीक वाला। यहाँ पे आके ये जो है ना वो अभी यही बात है कि एटम जो है वो एक ऐसा जर्रा है, एक ऐसा पार्टिकल है जो कि फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, विच कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। ठीक है, अभी तक ये यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट चल रहा है। इससे आगे जब हम जो है वो चलते हैं मॉडर्न डेफिनेशन पे, जो है वो हम जब मॉडर्न रिसर्च की तरफ चलते हैं तो फिर हम पढ़ते हैं इसमें कि आगे जो है वो इसमें एटम की मॉडर्न डेफिनेशन क्या है और इसके जो है ना वो और इसके
क्या हकाइक सामने आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है जी मॉडर्न रिसर्च का, कि हमने जो है वो इसकी हिस्ट्री पढ़ी है। पहले हमने जो है वो बिफोर क्राइस्ट से जो है वो शुरू किया, कबल मसीह से जो है वो हमने शुरू किया, ग्रीक फिलोसफर्स का हमने कॉन्सेप्ट देखा, उसके बाद 17th सेंचुरी में क्या डेवलपमेंट हुई, फिर हमने 19th सेंचुरी में जो है वो साइंटिस्ट ने क्या क्या रोल जो है वो प्ले किया वो हमने देखा। अब हम आ जाते हैं जी मॉडर्न रिसर्च की तरफ, कि मॉडर्न रिसर्च के मुताबिक जो है वो क्या कॉन्सेप्ट है। अब मॉडर्न रिसर्च जो है वो ये शो करती है कि जो ग्रीक का जो कॉन्सेप्ट था कि एटम जो है कैन नॉट बी सब डिवाइडेड, कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड, दैट कॉन्सेप्ट वाज रॉन्ग, वो कॉन्सेप्ट गलत था। ठीक है, क्यों गलत था? क्योंकि हमें पता है कि एटम के अंदर और भी छोटे पार्टिकल्स मौजूद हैं, एटम के अंदर और भी स्मॉलर पार्टिकल्स जो हैं वो मौजूद हैं। तो मॉडर्न रिसर्च ये शो करती है कि एटम कैन बी फर्दर डिवाइडेड, एटम कैन बी फर्दर डिवाइडेड। कैसे? इट इज कंपोज्ड ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है जी, ये सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, यानी कि एटम से भी छोटे पार्टिकल्स हैं, एटम अपने से जो छोटे पार्टिकल्स हैं उनसे मिलकर बना हुआ है। और वो पार्टिकल्स कौन कौन से हैं? उनके नाम है जी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उसके अलावा पॉजिट्रॉन, हाइप्रोन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो। तो ये सारे जो हैं दीज आर कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स, मतलब ये एटम से भी छोटे हैं और ये सारे के सारे एटम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, एटम के अंदर पाए जाते हैं ये। तो इनमें से क्या है कि ये जो तीन है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, दीज आर कॉल्ड फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। दीज थ्री आर रिगार्डेड एज फंडामेंटल पार्टिकल्स, मतलब बुनियादी जो हैं ये पार्टिकल्स हैं। इन तीनों को जो है वो हम ज़्यादा डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री के अंदर, और बाकी जो है वो ये भी एग्जिस्ट करते हैं, ये भी एटम के अंदर जो है ये एग्जिस्ट करते हैं ये सारे पार्टिकल्स। और रिसर्च जो है साइंटिस्ट उन्होंने ये कहा है कि मोर देन 100 पार्टिकल्स, 100 से ज्यादा जो है वो पार्टिकल्स इस तरह के वो एटम के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। और उनमें से ये तीन जो हैं इनको हम फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं। और आपको ये भी पता है कि एक एटम जो है उसके न्यूक्लियस जो है, उस न्यूक्लियस के अंदर ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और बाहर जो शेल्स होते हैं उनके अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये जो है वो हमारे पास अब मॉडर्न रिसर्च का कॉन्सेप्ट है। यहां पे आके जो है वो ग्रीक वाला जो आइडिया था वो रॉन्ग हो गया कि एटम जो है वो डिवाइड नहीं हो सकता। तो यहां पे हमने ये सीखा कि एटम जो है वो कैसे कंपोज हुआ है। एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, यानी कि एटॉमिक लेवल से पहले भी एक लेवल है जिसको हम सब एटॉमिक लेवल कहते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं वो इकट्ठे होते हैं तो हमारे पास जो है वो एटम बनता है। वो जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स कंबाइन होते हैं तो एटम जो है वो फॉर्म होता है। फिर जो है वो एटम से आगे जो है वो मॉलिक्यूल्स और जो है वो सारी ये जो है ना वो फिर मैटर बनता है, और उस मैटर से फिर ये सारी यूनिवर्स और ये सारी कायनात बनी हुई है। तो उसके बाद ही हम चलते हैं कि अब एटम की अब मॉडर्न डेफिनेशन क्या है। अब हमारे पास जो प्रेजेंट डेफिनेशन है वो क्या है, तो उसको हम जो है वो देख लेते हैं। तो ये है जी कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। ये किसी भी एलिमेंट का एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ये जो है ये वाला हिस्सा मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये जो है वो आपकी बुक में जो है वो नहीं लिखा हुआ, ये जो है वो हमने इसमें ऐड किया है, और इसके ऐड करने से ये डेफिनेशन जो है वो और ज़्यादा बेहतर हो जाती है और ज़्यादा अच्छी हो जाती है। अगर ये ना भी लिखें तो डेफिनेशन इतनी भी इसके अलावा भी कंप्लीट है, ठीक है, लेकिन इसको ऐड करने से और ज़्यादा बेहतर हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि एटम जो है वो किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर भी सकता है नहीं भी कर सकता, मतलब अकेला रह भी सकता है और अकेला नहीं भी रह सकता। ये डिपेंड करता है। कुछ एटम्स जो हैं, कुछ एलिमेंट ऐसे हैं कि उनके एटम अकेले अकेले रहते हैं, और कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनके एटम जो है वो अकेले अकेले नहीं रह सकते। वो दो एटम्स या दो से ज्यादा एटम्स जो है वो मिलके जो है ना वो इकट्ठे जो है ग्रुप की शक्ल में रहते हैं। ठीक हो गया। तो उसके बाद लास्ट जो है कि कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, और ये एक ऐसा पार्टिकल होता है, ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का जो कि किसी रिएक्शन के अंदर हिस्सा लेता है।
तो बेसिकली इस डेफिनेशन के अंदर जो है वो 3 पोर्शन है। पहला पोर्शन स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जी एलिमेंट का, सेकंड पोर्शन मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, और थर्ड पोर्शन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। तो ये हमारे पास जो है वो मॉडर्न डेफिनेशन है एलिमेंट की, सॉरी एटम की। उसके बाद जो है वो हम इसी डेफिनेशन को इलेबोरेट करते हैं विद एग्जांपल्स। एग्जांपल्स मैंने यहां पे 2 तरह की एग्जांपल्स लिखी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ये सारी के सारी जो एग्जांपल हैं जिनको हम जो है वो नोबल गैसेस भी कहते हैं, ये सारे के सारे ऐसे एलिमेंट हैं कि इनके एटम्स जो हैं वो अकेले अकेले रह सकते हैं। इसलिए मैंने आगे लिखा है कि एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, यानी कि ये ऐसे एलिमेंट हैं कि ये इनके एटम्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं, अकेले अकेले रह सकते हैं। और सेकंड नंबर पे जो है वो क्या है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ये ऐसे हैं कि इनके एटम जो हैं वो अकेले अकेले नहीं रह सकते। इनको जो है वो मिल के जो है वो ये कोई ना कोई बॉन्ड बना के अपने दरमियान ये जो है वो मिल के रहते हैं। जैसे यहाँ पे ये इन सब में 2-2 एटम्स जो है वो इकट्ठे जो है वो रह रहे हैं, तो इनको हम कहते हैं कि नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। इसीलिए इसी जो है ना वो रीजन की वजह से हमने जो है वो ये लाइन जो है वो इसके अंदर ऐड की है कि विच मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, कि ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर भी सकता है और इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता। तो ये था जी हमारा पहला लेक्चर जो कि एटम के बारे में था। आई होप कि आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगले लेक्चर में जो है वो आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।